नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कलयुग के बेटे बहू। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, ठीक वैसे ही बिशंभर जी की जिंदगी की भी शाम ढल रही थी। घर के पीछे बने छोटे से स्टोर रूम में, जिसे अब उनका कमरा कहा जाता था, बिशंभर जी अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने रखी चाय ठंडी हो चुकी थी, बिल्कुल उनके बेटे और बहू के व्यवहार की तरह। उनकी नज़रें कांपते हुए हाथों पर टिकी थी। मन में एक तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, आज जब मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, घर का राशन लाने से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने तक सब करता हूँ, तब भी मेरी कोई कदर नहीं है, तो जिस दिन मैं बिस्तर पकड़ लूँगा, उस दिन तो ये मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछेंगे। शायद मुझे घर के किसी कोने में पुरानी रद्दी की तरह फेंक दिया जाएगा। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक डर था, अकेलेपन का डर। वह सोच रहे थे कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। किसी न किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी बिशंभर जी मन ही मन ये ताना बाना बुन ही रहे थे कि मेज पर रखे उनके पुराने नोकिया फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर चमक रहा था। उन्होंने अनमने मन से फ़ोन उठाया और कान से लगाया, और उस एक कॉल ने उनकी दुनिया हिला दी। किसका था वो कॉल, जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहे। शहर के पौष इलाके में बना शांति विला बाहर से देखने में किसी महल से कम नहीं था। सफ़ेद संगमरमर का फर्श, बड़े बड़े कांच की खिड़कियां और मुख्य द्वार पर लगी पीतल की नेम प्लेट, बिशंभर दयाल निवास। लेकिन उस नेम प्लेट की चमक अब फीकी पड़ चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे उस घर के असली मालिक बिशंभर दयाल की जिंदगी की चमक। बिशंभर दयाल उम्र 68 वर्ष, कभी इस शहर के कपड़ा बाजार में उनकी तूती बोलती थी। लोग उनकी जुबान की कीमत समझते थे, लेकिन पत्नी सुमित्रा के आकस्मिक निधन ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। अकेलेपन के डर और बेटे के मोह में आकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। अपना चलता हुआ व्यापार, अपनी सारी जमा पूंजी और यह आलीशान घर अपने इकलौते बेटे रोहित के नाम कर दिया था। उन्हें लगा था कि कागज़ों पर नाम बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदलते। उन्हें लगा था कि बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन आज वह उसी आलीशान घर के एक छोटे से कोने में पड़े थे, जहां उनकी हैसियत घर के मालिक की नहीं, बल्कि एक बिन वेतन के नौकर की हो गई थी। सुबह का संघर्ष। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। बिशंभर जी की नींद घुटनों के उस पुराने दर्द ने खोल दी, जो अब उनका स्थायी साथी बन चुका था। कराहते हुए उन्होंने बिस्तर छोड़ा। उनकी दिनचर्या मशीनी हो चुकी थी। मुंह अंधेरे पार्क जाना, लेकिन सैर के लिए नहीं, बल्कि मंडी से ताज़ी और सब्जी लाने के लिए, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करते या पास की दुकान से लेते तो बहू सीखा के ताने सुनने पड़ते कि बाबूजी, आपको पैसे की कद्र नहीं है। वह लड़खड़ाते कदमों से पार्क से लौटे। एक हाथ में दूध की थैली थी और दूसरे में सब्जियों का भारी थैला। शरीर जवाब दे रहा था, सांस फूल रही थी, लेकिन रुकने की इजाज़त नहीं थी। जब वह घर के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए तो एसी की ठंडी हवा ने उनके पसीने को सुखा दिया। ड्राइंग रूम में शिखा आराम से सोफे पर पैर पसारे बैठी थी। उसके एक हाथ में मोबाइल था और सामने टी पोए पर चाय का कप रखा था, जिससे भाप निकल रही थी। पास ही रोहित अपने लैपटॉप में सिर गड़ाए बैठा था।
शायद किसी क्लाइंट को ईमेल भेज रहा था। विशंभर जी ने उम्मीद की कि शायद बेटा या बहू उनकी हालत देखकर एक गिलास पानी पूछ लेंगे, लेकिन वहाँ सन्नाटा था। बाबूजी, आज दूध लाने में देर कर दी। शिखा ने मोबाइल से नज़र हटाए बिना बहुत रूखे स्वर में कहा। उनकी आवाज़ में शिकायत थी। चिंता नहीं, आपको पता है ना, चिंटू को स्कूल जाना है। उसका बॉर्नवीटा अभी तक नहीं बना। अब क्या वो बिना दूध पिए जाएगा? विशंभर जी का दिल बैठ गया। उन्होंने अपनी कांपती आवाज़ में सफाई देनी चाहिए। बेटा, वो आज डेयरी पर भीड़ बहुत थी और मेरे पैरों में। लेकिन शिखा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल दिया। विशंभर जी ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप दूध की थैली किचन में रख दी। किचन में खड़े होकर जब वह अपने लिए पानी निकाल रहे थे तो उनकी आंखों के सामने सुमित्रा जी का चेहरा घूम गया। जब सुमित्रा जिंदा थी तो विशंभर जी के घर घुसते ही वह दौड़ कर आती थी, उनके हाथ से थैला लेती थी और पहले उन्हें पानी पिलाती थी। लेकिन आज उसी घर में वह प्यासे खड़े थे। आधा घंटा बाद नाश्ते की मेज सजी थी। शिखा ने रोहित और चिंटू के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए थे। खुशबू पूरे घर में फैली थी। विशंभर जी चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। उनके घुटनों में आज असहनीय टीस उठ रही थी। कल रात दर्द इतना ज़्यादा था कि वह सो भी नहीं पाए थे। डॉक्टर ने पिछली विजिट में साफ कहा था कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो रहा है, तुरंत इलाज और दवा की ज़रूरत है। विशंभर जी ने अपनी सूखी हुई हथेलियों को रगड़ा। उन्हें बेटे से पैसे मांगना मौत से भी बदतर लगता था, लेकिन मजबूरी थी। रोहित बेटा, उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज़ में पुकारा, जैसे कोई अपराधी जज के सामने खड़ा हो। रोहित ने मोबाइल की स्क्रीन से नज़र नहीं हटाई। मुंह में पराठे का निवाला था। वो विशंभर जी हकलाए, वो कल मैं क्लिनिक गया था। डॉक्टर ने घुटनों की जांच की है। उन्होंने कुछ नई दवाइयाँ लिखी है और एक तेल बताया है। कह रहे थे दर्द बहुत बढ़ गया है, अगर अभी दवा नहीं ली तो चलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने एक पल के लिए सांस रोकी। दवाइयाँ थोड़ी महंगी है बेटा, करीब 3000 की आएगी, अगर तुम पैसे दे देते तो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। चम्मच की आवाज़ बंद हो गई। शिखा, जो चिंटू को खाना खिला रही थी, उसने जोर से चाय का कप मेज पर पटका। खट की आवाज़ ने विशंभर जी को सहमा दिया। 3000? शिखा की आंखों में अंगारे थे। बाबूजी, क्या कह रहे हैं आप? पिछले हफ्ते ही तो आपको 500 रुपये दिए थे, वो कहाँ गए? अब 3000? आपको पता भी है घर का खर्चा कैसे चलता है? शिखा ने अपनी उंगलियों पर गिनाना शुरू किया। चिंटू की स्कूल फीस, बिजली का बिल, गाड़ी की EMI, राशन, सोसाइटी का मेंटेनेंस। हम पैसे पेड़ से थोड़ी तोड़ते हैं। रोहित दिन रात गधों की तरह खटता है, तब जाकर घर चलता है। और आप हैं कि हर चौथे दिन नई डिमांड लेकर बैठ जाते हैं। विशंभर जी का गला भर आया। अपमान का एक घूंट उन्होंने निगला। बहू, वो 500 रुपये, उसमें से 200 रुपये तो पार्क की मंथली मेंबरशिप में गए। बाकी के 300 रुपये के मैं तुम लोगों के लिए फल लाया था। मैंने अपने ऊपर एक पैसा खर्चा नहीं किया। उनका स्वाभिमान जाग उठा। और ये घर और दुकान मैंने ही तो बनाई थी बहू। मैंने अपनी पूरी जवानी खपा दी ताकि रोहित आज इस कुर्सी पर बैठकर AC की हवा खा सके। आज मेरे ही पैसों का हिसाब मुझसे। रोहित, जो अब तक चुप था, अब चिढ़ गया।
उसे पिता का यह इमोशनल भाषण पसंद नहीं आया। पापा प्लीज, रोहित ने झल्लाते हुए कहा, सुबह सुबह ये ड्रामा मत शुरू कीजिए, मेरा सिर मत खाइए। आपने जो किया वो एक पिता का फर्ज था, कोई एहसान नहीं किया। दुनिया के हर माँ बाप करते हैं, अब हम कर रहे हैं ना। आपको खाना मिल रहा है, छत मिल रही है, और क्या चाहिए। रोहित खड़ा हो गया। अभी मेरे पास कैश नहीं है और इस महीने वैसे भी खर्चा बहुत हो गया है। अगले महीने देखेंगे आपकी दवा का। अगले महीने? विशंभर जी बुदबुदाए। दर्द आज हो रहा है और दवा अगले महीने। रोहित ने अपना टिफिन उठाया और बिना पिता की तरफ देखे बाहर निकल गया। शिखा भी चिंटू का हाथ पकड़कर उसे स्कूल बस तक छोड़ने चली गई और जाते जाते अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर गई। विशंभर जी डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठे रह गए। सामने उनकी थाली थी, उसमें ना तो वो गर्मा गर्म पराठा था जो रोहित की प्लेट में था और ना ही ताज़ी सब्जी। उनकी थाली में एक रूखी ठंडी रोटी और कल रात की बची हुई आलू की सूखी सब्जी थी। उन्होंने कांपते हाथ से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे मुंह तक ले गए लेकिन निगल नहीं पाए। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरकर उस सूखी रोटी को भिगोने लगे। यह आंसू सिर्फ अपमान के नहीं थे, यह आंसू उस भरोसे के टूटने के थे जो उन्होंने अपने बेटे पर किया था। उस आलीशान घर की दीवारों के बीच विशंभर जी को आज पहली बार एहसास हुआ कि ईंट पत्थर से बना मकान घर नहीं होता। घर उसमें रहने वाले लोगों के दिल से बनता है, और इस घर में उनके लिए दिल तो क्या, एक कोना भी नहीं बचा था। तभी उनके मन में एक विचार आया, क्या यही मेरी बाकी की ज़िंदगी है? घूट घूट कर जीना और एक एक रोटी के लिए ताने सुनना। दोपहर के 2 बज रहे थे। घर में एक अजीब सा भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। शिखा अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही थी और घर के बाकी हिस्से में दोपहर की उमस भरी गर्मी थी। विशंभर जी अपने छोटे से कमरे में, जो असल में सीढ़ियों के नीचे बना एक स्टोर रूम था, अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर लेटे थे। ऊपर छत का पंखा चू चू की आवाज़ के साथ रेंग रहा था, जैसे वह भी उनकी ज़िंदगी की तरह थक चुका हो। विशंभर जी की नज़रें छत पर लटके जाले पर टिकी थी। उनके दिमाग में वही कड़वे विचार घूम रहे थे, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं इस घर का नौकर हूँ। जिस दिन मैं बिस्तर पकड़ लूँगा उस दिन मुझे कबाड़ की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में उनकी हैसियत एक टूटी हुई कुर्सी से ज़्यादा नहीं है, जिसे कभी भी बदला जा सकता है। तभी उस मुर्दा खामोशी को चीरती हुई मेज पर रखे उनके पुराने फ़ोन की घंटी बजी। ट्रिंग 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 ट्रिंग। विशंभर जी चौंक गए। इस वक्त उन्हें कौन याद कर रहा है? अमूमन उनके फ़ोन पर सिर्फ कंपनी के मैसेज आते थे। उन्होंने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर चश्मा पहना और स्क्रीन पर देखा, अननोन नंबर। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि फ़ोन ना उठाएं, शायद कोई स्पैम कॉल होगी, लेकिन फिर ना जाने किस अदृश्य शक्ति ने उन्हें फ़ोन उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने हरा बटन दबाया और फ़ोन कान में लगाया। हेलो। उनकी आवाज़ में बुढ़ापे की कंपन थी। उधर से एक भारी, रफ टफ और बेहद पेशेवर आवाज़ आई, जिसके पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर सुनाई दे रहा था। नमस्ते, क्या मैं मिस्टर रोहित खुराना से बात कर सकता हूँ? विशंभर जी कुछ बोलने ही वाले थे कि उनके मन में एक विचार आया। रोहित का मोबाइल
अक्सर घर के इस हिस्से में नेटवर्क नहीं पकड़ता था, इसीलिए कई बार लोग लैंडलाइन या उनके नंबर पर फ़ोन कर देते थे। शायद रोहित के ऑफिस से कोई ज़रूरी कॉल हो। जी, मैं रोहित का पिता बोल रहा हूँ, विशंभर जी ने सहजता से कहा। रोहित अभी ऑफिस में है, उसका फ़ोन शायद नहीं लग रहा होगा। कहिए, क्या बात है? कोई ज़रूरी संदेश है? उधर से बोलने वाले शख्स ने शायद पिता शब्द पर गौर नहीं किया, या उसे लगा कि घर का मामला है तो सबको पता ही होगा। वह अपनी रफ्तार में बोलता चला गया। जी, मैं रॉयल एस्टेट से प्रॉपर्टी डीलर मेहरा बोल रहा हूँ। दरअसल रोहित सर का फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मैंने इस नंबर पर कॉल कर दिया। सर से बात हो नहीं पा रही थी, तो सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। मेहरा ने एक सांस ली और वह बम फोड़ा जिसने विशंभर जी की दुनिया राख कर दी। सर, वो शांति विला, यानी आपके इस बंगले को बेचने का जो 2 करोड़ का सौदा रोहित सर ने पक्का किया है ना, उसके पेपर्स तैयार हो गए हैं। पार्टी बहुत अच्छी है, कैश में पेमेंट कर रही है। बस सर से पूछना था कि वो टोकन मनी लेने आज शाम को मेरे ऑफिस आ रहे हैं ना। विशंभर जी का शरीर सुन्न पड़ गया। बंगला बेचना, 2 करोड़, बयाना, ये शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। लेकिन मेहरा रुका नहीं। उसने अपनी बात में वो आखिरी कील भी ठोक दी। और हाँ सर, रोहित सर ने खास तौर पर कहा था कि पिताजी को इस बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो बूढ़े हैं, सेंटिमेंटल हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप। अचानक मेहरा को एहसास हुआ कि वह किससे बात कर रहा है। उसने अभी अभी किसे बुढ़ा कहा, उसने किसे राज बता दिया। अरे माफ़ कीजिएगा, मैंने शायद गलत नंबर पर। हेलो हेलो, मेहरा की आवाज़ में हड़बड़ाहट थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। विशंभर जी के कान में अब सिर्फ फ़ोन कटने की आवाज़ थी। फ़ोन उनके हाथ से फिसलते फिसलते बचा। उन्होंने उसे कस कर पकड़ लिया, मानो वही उनका एकमात्र सहारा हो। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन विशंभर जी के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। उनका अपना बेटा रोहित उनका घर बेच रहा है, वह घर जिसे विशंभर जी ने अपनी जवानी खपाकर एक एक ईंट जोड़कर बनाया था, जिसकी दीवारों पर आज भी उनकी स्वर्गीय पत्नी सुमित्रा जी की यादें जिंदा थी। जिस घर के गृह प्रवेश पर उन्होंने पूरे शहर को खाना खिलाया था, आज उसी घर का सौदा हो चुका था, 2 करोड़ में, और वो भी उनसे छुपकर। पिताजी को भनक नहीं लगनी चाहिए। मेहरा के ये शब्द उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। विशंभर जी को चक्कर आने लगा। उन्हें अपनी कुर्सी के हत्थे को कस कर पकड़ना पड़ा। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अब उन्हें रोहित के पिछले कुछ महीनों के व्यवहार का मतलब समझ आ रहा था। क्यों रोहित बार बार कहता था, पापा, इस बड़े घर को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। क्यों शिखा कहती थी, बाबूजी, फ्लैट में रहना ज़्यादा आसान होता है। क्यों रोहित के पास उनकी दवा के लिए 3000 नहीं थे, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर के पास जाने के लिए वक्त था। विशंभर जी का दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ा। उन्हें पूरा प्लान शीशे की तरह साफ दिखाई देने लगा। रोहित घर बेचेगा, 2 करोड़ लेगा और फिर शायद किसी छोटे शहर में शिफ्ट हो जाएगा, या किसी आलीशान फ्लैट में जहां बूढ़े पिता के लिए कोई कमरा नहीं होगा, या शायद उन्हें सीधे किसी सस्ते वृद्धा आश्रम में पटक दिया जाएगा। विशंभर जी की छाती में एक तेज दर्द उठा। उन्हें लगा
जैसे उनका दिल अभी फट जाएगा। वह रोना चाहते थे, चीखना चाहते थे। रोहित को कॉलर से पकड़कर पूछना चाहते थे कि क्यों बेटा, मैंने क्या कमी छोड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। उस भयानक धक्के ने उनके आंसुओं को सुखा दिया था। उस विश्वासघात की आंच ने उनके अंदर के पिता को जलाकर राख कर दिया था, और उस राख से एक नया इंसान जन्म ले रहा था। विशंभर जी धीरे से अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनके घुटनों का दर्द गायब हो चुका था। उनके चेहरे पर अब लाचारी नहीं, बल्कि एक कठोरता थी। उन्होंने दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा, सुमित्रा, तुम्हारा बेटा आज व्यापारी बन गया है। उसने रिश्तों का सौदा कर लिया है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। यह घर मेरी मेहनत है, किसी की खैरात नहीं। मैं इसे इतने आसानी से नहीं बिकने दूंगा। विशंभर जी ने अपनी अलमारी खोली, अपनी पुरानी डायरी निकाली और वकील श्रीवास्तव का नंबर मिलाया। अब आंसू बहाने का वक्त नहीं था, अब फैसले का वक्त था। विशंभर जी के हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उनका दिमाग अब बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। वह जानते थे कि यह वक्त जज्बातों में बहने का नहीं, बल्कि दिमाग से खेलने का है। अगर उन्होंने अभी घर आकर रोहित से झगड़ा किया या उसे बताया कि उन्हें सब पता चल गया है, तो रोहित सतर्क हो जाएगा। हो सकता है वह जबरदस्ती उनसे किसी सादे कागज पर अंगूठा लगवा ले या फिर उन्हें कमरे में बंद कर दे। अब वह सिर्फ उनका बेटा नहीं था, वह एक लालची व्यापारी था, और एक व्यापारी से सौदा करने के लिए रणनीति की ज़रूरत थी। शाम के 5 बज रहे थे, सूरज ढलने को था। विशंभर जी ने मुंह पर पानी के छिट्टे मारे, अपने कपड़े बदले और अपनी पुरानी भूरी डायरी निकाली। पन्ने पलटते हुए उनकी उंगली एक नाम पर आकर रुकी, हरीश श्रीवास्तव एडवोकेट। वे विशंभर जी के बचपन के लंगोटिया यार थे और शहर के माने हुए दीवानी वकील थे। विशंभर जी ड्राइंग रूम में आए। शिखा टीवी देख रही थी। मैं जरा मंदिर होकर आता हूँ, मन घबरा रहा है, उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला। शिखा ने टीवी से नज़र हटाए बिना कहा, जाओ, पर जल्दी आना, चिंटू को पार्क ले जाना है। विशंभर जी ने मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। चिंटू को पार्क? आज तो मैं तुम्हारी जिंदगी का पार्क बदलने जा रहा हूँ बहू। वकील का चैम्बर कचहरी के पीछे पुरानी इमारतों वाली गली में श्रीवास्तव जी का चैम्बर था। वहाँ फाइलों की गंध और टाइपराइटर की खटखट गूंज रही थी। श्रीवास्तव जी अपनी मेज पर झुके कुछ पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने विशंभर जी को देखा, चश्मा उतार कर खड़े हो गए। अरे विशंभर, आज यहाँ कैसे? और ये चेहरा उतरा हुआ क्यों है यार? सब ठीक तो है? विशंभर जी ने कुर्सी पर बैठते ही एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे बरसों का बोझ उतार रहे हो। चाय आई, लेकिन विशंभर जी ने उसे हाथ नहीं लगाया। उन्होंने एक सांस में वो सारी बात कह दी। सुबह का अपमान, दवा के पैसे ना मिलना, और फिर वो फ़ोन कॉल जिसमें रोहित घर बेचने की बात कर रहा था। सुनते सुनते श्रीवास्तव जी के चेहरे की लकीरें गहरी होती गई। उन्होंने पेन मेज पर पटक दिया। गधों वाली हरकत की थी न तूने? श्रीवास्तव जी ने डांटते हुए कहा, लेकिन आवाज़ में दोस्त की फिक्र थी। मैंने तब भी कहा था विशंभर कि जीते जी अपनी खाल उतार कर औलाद को दे दोगे तो वो तुम्हें नोच खाएगी, पर तुझे तो श्रवण कुमार पैदा करने का वहम था। विशंभर जी की आंखें भर आई। गलती हो गई हरीश, पर अब क्या करूं? वो घर बेच रहा है,
अगर घर बिक गया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। श्रीवास्तव जी ने गंभीरता से अपनी कुर्सी घुमाई। रुक, अभी बाजी हाथ से नहीं निकली है। मुझे वो दस्तावेज याद करने दे जो हमने 5 साल पहले बनाए थे। उन्होंने विशंभर जी की आंखों में देखा। विशंभर, क्या तूने वसीयत बनाई थी या गिफ्ट डीड दी थी? गिफ्ट डीड दी थी हरीश, विशंभर जी ने उदास होकर कहा। रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर सब कुछ उनके नाम गिफ्ट कर दिया था। श्रीवास्तव जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। याद कर विशंभर, जब हम डीड बना रहे थे तो मैंने जीत करके एक क्लोज शर्त जुड़वाया था, तुझे याद है? विशंभर जी ने दिमाग पर जोर डाला। हाँ, तुमने कहा था कि बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं। तुमने एक लाइन लिखवाई थी कि यह संपत्ति इस शर्त पर दी जा रही है कि पुत्र अपने पिता की ताउम्र देखभाल करेगा, भोजन दवा का प्रबंध करेगा। बिल्कुल सही। श्रीवास्तव जी ने मेज पर जोर से हाथ मारा। यही है वो ब्रह्मास्त्र। श्रीवास्तव जी ने अपनी अलमारी से एक मोटी किताब निकाली। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। उन्होंने पन्ना पलटकर विशंभर को दिखाया। देख विशंभर, कानून तेरे साथ है। सेक्शन 23 साफ कहता है कि अगर कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति किसी को गिफ्ट करता है, इस शर्त पर कि वो उसकी देखभाल करेगा, और अगर वो बेटा ऐसा करने में नाकाम रहता है या दुर्व्यवहार करता है तो वो गिफ्ट डीड फ्रॉड या वाइड मानी जाएगी। श्रीवास्तव जी ने चश्मा ठीक किया। यानी सिर्फ एक अर्जी एसडीएम कोर्ट में लगानी है। तेरा घर, तेरी दुकान, तेरी सारी संपत्ति, सब कुछ वापस तेरे नाम हो जाएगा। और रही बात रोहित के घर बेचने की, तो जब तक तुम जिंदा हो और कोर्ट में केस है, वो उस घर की एक ईंट भी नहीं बेच सकता। कोई खरीदार विवादित संपत्ति नहीं खरीदेगा। विशंभर जी सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी शर्त आज उनकी ढाल बन गई है। तो क्या मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा? विशंभर जी ने संकोच से पूछा। हरीश, मैं 68 साल का हूँ। मैं अपने ही बेटे को कोर्ट में घसीट कर तमाशा नहीं बनाना चाहता। लोग क्या कहेंगे? श्रीवास्तव जी ने दोस्त का हाथ थाम लिया। विशंभर, तमाशा तो वो बना रहा है, वो तुझे घर से निकाल रहा है। यह लड़ाई सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं, तेरे आत्मसम्मान की है। लेकिन अगर तू कोर्ट कचहरी और लंबी तारीखों से बचना चाहता है तो मेरे पास एक और रास्ता है। श्रीवास्तव जी की आंखों में शतरंज के खिलाड़ी वाली चमक आ गई। हम कानून का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोर्ट में नहीं, घर के ड्राइंग रूम में। हम रोहित को ऐसी मात देंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या करना होगा? विशंभर जी ने पूछा। हम एक जाल बिछाएंगे। श्रीवास्तव जी ने फुसफुसाते हुए प्लान बनाया। रोहित को लगने दे कि वो जीत रहा है, उसे लगने दे कि घर बिक रहा है, उसे प्रॉपर्टी डीलर से टोकन मनी बयाना लेने दे। जिस दिन वो पैसा लेगा उसी शाम हम वहाँ पहुँचेंगे। हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे और फिर उसके सामने 2 रास्ते रखेंगे। या तो वो जेल जाए या फिर चुपचाप घर छोड़कर निकल जाए। श्रीवास्तव जी ने एक सादे कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। मैं अभी एसडीएम कोर्ट के लिए एक नोटिस तैयार करता हूँ और साथ में गिफ्ट डीड कैंसिल करने का हलफनामा। परसों रविवार है ना, बस परसों शाम को आखिरी दावत रख ले। मैं अपने 2 जूनियर्स और पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त
रानी को लेकर आऊँगा सिविल ड्रेस में। विशंभर जी ने एक गहरी सांस ली। उन्हें दुख था कि उन्हें अपने ही खून के खिलाफ साजिश करनी पड़ रही थी, लेकिन यह साजिश नहीं, यह न्याय था। ठीक है हरीश। विशंभर जी खड़े हुए। उनकी रीढ़ की हड्डी अब सीधी थी। तुम तैयारी करो, मैं परसों शाम को तुम सबका इंतज़ार करूँगा। अब यह खेल ख़त्म होना ज़रूरी है। चैम्बर से बाहर निकलते वक्त विशंभर जी को लगा जैसे वह अब एक बेबस पिता नहीं बल्कि एक योद्धा है। शतरंज के बिसात बीत चुकी थी और रोहित को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका अगला कदम उसे सीधे सह और मात की तरफ ले जा रहा है। 2 दिनों बाद रविवार था। विशंभर जी ने सुबह सुबह रोहित और शिखा को बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रोहित, शिखा, मैंने सोचा है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे घर के काम नहीं होते और तुम लोगों को भी मेरी वजह से परेशानी होती है। रोहित और शिखा ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा शायद बुढ़ा खुद ही वृद्धा आश्रम जाने की बात कर रहा है। रोहित के चेहरे पर दबी हुई खुशी थी। अरे नहीं पापा, ऐसी क्या बात है? पर आप क्या कह रहे थे? रोहित ने नाटक किया। मैंने फैसला किया है कि मैं हरिद्वार चला जाऊं। वहाँ एक आश्रम है। बस जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आज शाम को मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों और तुम लोगों के साथ एक आखिरी खाना खाऊं। मैंने वकील श्रीवास्तव को भी बुलाया है। कुछ कागजी काम है। रोहित मन ही मन झूम उठा। कागजी काम? पक्का बूढ़ा अपनी बची खुची एफडी भी मेरे नाम करके जा रहा होगा। शिखा भी बहुत खुश थी। बाबूजी, आप चिंता ना करें, मैं आज छोले पूरी बनाऊंगी। शाम हुई। वकील श्रीवास्तव आए। उनके साथ 2 और गवाह थे। रोहित ने प्रॉपर्टी डीलर मेहरा को भी चुपके से मैसेज कर दिया था कि काम हो गया है, बूढ़ा जा रहा है। खाना खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठे। रोहित ने उतावलेपन से पूछा, पापा, आप वकील अंकल को क्यों लाए हैं? कुछ साइन करना है क्या? विशंभर जी ने चाय की चुस्की ली। उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। हाँ बेटा, साइन तो करना है, लेकिन तुम्हें नहीं, मुझे। विशंभर जी ने लिफाफे से एक कानूनी नोटिस और एक नया इकरारनामा निकाला। रोहित, विशंभर जी की आवाज़ सख्त थी। मुझे परसों मेहरा डीलर का फ़ोन आया था। गलती से उसने मुझे फ़ोन कर दिया था। रोहित का रंग उड़ गया। शिखा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। विशंभर जी जारी रहे, तू मेरा घर बेच रहे थे, वो घर जो मैंने खून पसीने से बनाया, 2 करोड़ में। रोहित हकलाने लगा। पापा, वो तो बस। चुप रहो। विशंभर जी की दहाड़ से कमरा गूंज उठा। मैंने तुम्हें बेटा समझा, लेकिन तुम तो व्यापारी निकले, और वो भी बेईमान व्यापारी। विशंभर जी ने वकील की तरफ इशारा किया। श्रीवास्तव जी ने फाइल खोली। मिस्टर रोहित, आपके पिता ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में अर्जी दी है कि आप उनका भरण पोषण नहीं कर रहे और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। कानूनन उन्होंने जो गिफ्ट डीड आपको दी थी वो अब रद्द की जा रही है, यानी आज और अभी से यह घर, दुकान और सारी संपत्ति वापस श्री विशंभर दयाल जी के नाम होती है। रोहित पसीने से तरबतर हो गया। क्या? ये नहीं हो सकता, यह घर मेरे नाम है। वकील साहब ने मुस्कुरा कर कहा, था, अब नहीं है। और सुनिए, विशंभर जी ने आज सुबह ही इस घर का सौदा कर दिया है। सौदा? शिखा चीखी। किसके साथ?
विशंभर जी ने शान से कहा, मैंने ये घर एक ट्रस्ट को बेच दिया है। 2.5 करोड़ में डील पक्की हो गई है। एडवांस मेरे अकाउंट में आ गया है। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, आप घर बेच रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? विशंभर जी ने अपनी छड़ी उठाई और खड़े हुए। तुम जवान हो, हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे, कमाओ और खाओ। किराए के घर में रहो या महल में, मुझे परवाह नहीं। मैंने इस ट्रस्ट के साथ एक शर्त रखी है। यह घर अब एक वृद्धा आश्रम बनेगा, लेकिन मैं इसी घर के मास्टर बेडरूम में रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक, वो भी शान से। यहाँ मेरे जैसे और भी बुजुर्ग रहेंगे। मेरी सेवा के लिए नर्स और नौकर होंगे, जिसका खर्चा मेरे पैसों से चलेगा। शिखा ये बात सुनकर रोने लगी। बाबूजी, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें सड़क पर ला रहे हैं। विशंभर जी ने शिखा की आंखों में देखा। सड़क पर नहीं, मैंने तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ा। तुम्हारे पास तुम्हारी डिग्री है, रोहित के पास नौकरी है। मैंने बस अपना बुढ़ापा सुरक्षित किया है। जब मैंने तुमसे 3,000 रुपये दवा के लिए मांगे थे तो तुमने कहा था पैसे पेड़ पर नहीं उगते। सही कहा था। अब मुझे समझ आ गया है कि पेड़ मैं हूँ और तुम उस पर लगी अमर बेल हो जो मुझे सुखा रही थी। ड्राइंग रूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरती हुई सुई की आवाज़ भी गूंज जाती। वकील श्रीवास्तव और उनके साथी अपनी फाइलें समेट कर खड़े थे। पुलिस इंस्पेक्टर राणे दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। बीच में रोहित घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से तर-बतर था। शिखा सोफे के कोने में डूबकी हुई रो रही थी। उसे अपनी आलीशान जिंदगी रेत की तरह हाथ से फिसलती हुई दिख रही थी। रोहित को अपनी हार साफ नजर आ रही थी। वह जानता था कि अब कानूनी तौर पर वह इस घर का मालिक नहीं रहा। उसके पास न घर बचा था, ना दुकान, और ना ही पिता का आशीर्वाद। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। उसने आखिरी दांव खेला, भावनात्मक ब्लैकमेल का। रोहित घिसटते हुए विशंभर जी के पैरों की तरफ बढ़ा। उसने उनके घुटनों को कस कर पकड़ लिया। पापा, पापा प्लीज। वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, मैं भटक गया था। पैसों के लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। मैं कसम खाता हूँ अब कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। मैं आपकी सेवा करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ यह डील कैंसिल कर दीजिए। हमें घर से मत निकालिए। रोहित की आवाज़ में गिड़गिड़ाहट थी, लेकिन विशंभर जी की आंखों में अब वो पुरानी ममता नहीं थी जो अक्सर पिघल जाया करती थी। उन्होंने रोहित के स्पर्श को महसूस किया, वही स्पर्श जिसने बचपन में उंगली पकड़कर चलना सीखा था। लेकिन आज वही हाथ उनकी पीठ में खंजर घोंपने को तैयार थे। विशंभर जी ने एक झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया। रोहित का संतुलन बिगड़ा और वह कालीन पर गिर पड़ा। विशंभर जी ने अपनी छड़ी कस कर पकड़ी और रोहित की आंखों में सीधे देखा। उनकी आवाज़ में ना तो गुस्सा था, ना ही नफरत, बस एक ठंडी और डरावनी शांति थी। रोहित, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन शब्द भारी पत्थरों की तरह गिरे। भरोसा कांच की तरह होता है बेटा, एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं, और अगर बड़ी मुश्किल से जोड़ भी लो तो उसमें दरार हमेशा रह जाती है। उस दरार में चेहरा साफ नहीं दिखता, सिर्फ टूटे हुए अक्स दिखते हैं। विशंभर जी ने एक गहरी सांस ली। तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया रोहित, तुमने एक पिता के उस विश्वास का कत्ल किया है
जो मानता था कि औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है। तुम आज मेरे पैरों में इसीलिए नहीं गिरे हो कि तुम्हें पछतावा है, तुम इसलिए गिरे हो क्योंकि तुम्हारा प्लान फेल हो गया है। अगर आज मैं ये कदम नहीं उठाता, अगर वकील साहब समय पर नहीं आते, तो कल सुबह तुम मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल देते, है ना? तब कहाँ जाती तुम्हारी ये ममता? रोहित चुप रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच कड़वा था और नंगा खड़ा था। विशंभर जी ने अपनी नज़रें शिखा की तरफ घुमाई। बहू, तुमने कहा था ना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। सही कहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाकर वो पेड़ लगाया था, लेकिन तुम दोनों ने उस पेड़ को पानी देने के बजाय उसकी जड़ें काटने की कोशिश की। अब जो पेड़ सूखने लगा तो छांव की उम्मीद क्यों करती हो? विशंभर जी ने मुख्य दरवाजे की तरफ अपनी छड़ी से इशारा किया। वह इशारा किसी राजा का अपनी प्रजा को आदेश देने जैसा था। तुम्हारे पास अपना सामान पैक करने के लिए ठीक 24 घंटे हैं। उनका स्वर अंतिम निर्णय सुना रहा था। कल सुबह 9 बजे ट्रस्ट के लोग आएंगे। इस घर का कब्जा उन्हें मिलेगा। उससे पहले यह घर खाली हो जाना चाहिए। जो कुछ तुम्हारा है, कपड़े, लैपटॉप, गहने, सब ले जाओ, लेकिन इस घर की एक भी चीज़ जो मेरी कमाई की है उसे हाथ मत लगाना। रोहित ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की। पापा, हम कहाँ जाएंगे? चिंटू की ये स्कूल। ये तुम्हारी समस्या है मिस्टर रोहित खुराना। विशंभर जी ने उसे बेटा नहीं बल्कि एक अजनबी की तरह संबोधित किया। तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, नौकरी है तुम्हारे पास, किराए का घर लो और अपनी गृहस्थी चलाओ। और हाँ, जाते वक्त वो कार की चाबी मेज पर रख देना। उसकी किस्तें भी मैंने ही भरी है। उन्होंने वकील साहब की तरफ देखा। श्रीवास्तव, कार्रवाई पूरी करो। मुझे अब मेरे घर में शांति चाहिए। विशंभर जी मुड़े और अपने कमरे की तरफ चल दिए। उनकी चाल में अब वो बुढ़ापे की लाचारी नहीं थी, बल्कि एक आज़ाद इंसान का आत्मविश्वास था। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि रोहित और शिखा कैसे ज़मीन पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। अगली सुबह के 8:30 बज रहे थे। घर के बाहर एक छोटा टेम्पू खड़ा था। पड़ोसी अपनी खिड़कियों और छतों से झांक रहे थे। सबको खबर लग चुकी थी कि विशंभर जी ने बेटे को बेदखल कर दिया है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ विशंभर जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। रोहित और शिखा मुंह लटकाए अपना सामान टेम्पू में लाद रहे थे। चिंटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे दादाजी का घर क्यों छोड़ रहे हैं। विशंभर जी पहली मंजिल की बालकनी में खड़े थे। उनके हाथ में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय का कप था। आज चाय उन्होंने खुद बनाई थी और उसका स्वाद आज़ादी जैसा था। बगल में वकील श्रीवास्तव खड़े मुस्कुरा रहे थे। कैसा लग रहा है विशंभर? श्रीवास्तव जी ने पूछा। विशंभर जी ने एक घूंट भरा और गहरी सांस ली। हल्का महसूस कर रहा हूँ हरीश। ऐसा लग रहा है जैसे छाती पर रखा हुआ पहाड़ हट गया हो। बहुत सालों बाद आज लगा कि मैं सच में जिंदा हूँ। नीचे रोहित ने टेम्पू में बैठने से पहले एक आखिरी बार ऊपर देखा। उसकी नज़रों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा पछतावा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने क्या खो दिया है। सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि एक पिता का साया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय का पहिया उल्टा नहीं घूम सकता था। टेम्पू स्टार्ट हुआ, धुआं छोड़ा और गली के मोड़ पर ओझल हो गया।
विशंभर जी ने आसमान की तरफ देखा। सूरज बादलों से बाहर निकल रहा था। धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। यह उनकी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत थी, जहाँ कोई डर नहीं था, कोई उपेक्षा नहीं थी, सिर्फ आत्मसम्मान था। उन्होंने मन ही मन कहा, जाओ बेटा, खुश रहो, लेकिन अपनी लड़ाई अब खुद लड़ो। पिता का फर्ज पूरा हुआ, अब इंसान का फर्ज निभाने का वक्त है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुढ़ापा कमजोरी नहीं, अनुभव का दूसरा नाम है। जो माता पिता आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, अगर आप उनका हाथ छोड़ देंगे तो वो अपनी राह खुद बना लेंगे, लेकिन आप उस जड़ के बिना सूख जाएंगे। अपनी संपत्ति और अपना स्वाभिमान अपने हाथ में रखिए, क्योंकि कलयुग में श्रवण कुमार ढूंढना मुश्किल है, लेकिन रोहित हर घर में मिल सकता है। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं? अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे मास्टर स्टोरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।